हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेकर चल रहे हैं प्रैक्टिकलों की क्लास। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा है सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है वो 2 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसकी बात हम कर रहेंगे। तो इससे पहले हमने एक प्रैक्टिकल देख लिया है, तो आप सभी ने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके जल्दी से वो देखें। और संभावित जो प्रैक्टिकल होते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सभी को मैं बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिकल है, संभावित का मतलब ये होता है कि जो मुख्य मुख्य प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल की चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो आपके मेन एग्ज़ाम में होने वाले नेक्स्ट वीक में जो 21 तारीख से सेकेंड ईयर के स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं ये सभी प्रैक्टिकल। तो आप सभी ज़रूर एक बार ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो 4 क्वेश्चन और 3 या 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में आते हैं, तो वो कितने 250 नंबर के आते हैं। तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और हो सके तो सभी प्रैक्टिकल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, उसमें चलते हैं। तो आज हमारा जो है सेकंड है, उसके अंदर देखते हैं सबसे पहले इसका उद्देश्य। मतलब क्वेश्चन ये रखा गया था कि जो 3 फेज के कॉन्टैक्टर हैं, ठीक है, उनको पुश बटन स्विच लगाकर और उन्हीं के साथ एक इंडक्टर और रिले ये सब साथ जोड़कर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे एक कॉन्टैक्टर होता है 3 फेज का, तो उसके अंदर आपको सिर्फ लोड वगैरह कुछ चलाना नहीं है, ठीक है, लोड वगैरह कुछ नहीं चलाना, उसके साथ सिर्फ आपको उस कॉन्टैक्टर को चला के दिखाना है कि सही कैसे कार्य करता है। मतलब एक कॉन्टैक्टर जो है उसको सप्लाई देते तो किस तरह कार्य करता है और किस तरह आपका जो कॉन्टैक्टर है होल्ड होता है। तो वो सब चीज़ के बारे में सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि पुश बटन स्विच से एक 3 फेज कॉन्टैक्टर को नियंत्रित करना रिले और इंडक्टर का साथ। मतलब रिले के साथ कॉन्टैक्टर है और कॉन्टैक्टर को क्या करना है, एक पुश बटन संयोजित करना है। उसके बाद उसके अंदर एक इंडक्टर लगाना है, इंडक्टर लगाने के बाद एक रिले लगानी है। तो इन सभी तीनों चारों चीज़, ठीक है, तीनों चारों चीज़ लगा के और उस कॉन्टैक्टर को आपको चलाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन का ही जो उद्देश्य है वही उद्देश्य रखा जाता है। इसके बाद चलते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है आवश्यक उपकरण एवं सामग्री। हमें किस किस उपकरण की और सामग्री की जरूरत पड़ती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, इस तरह आपको टेबल बनानी है और टेबल और बनाने के सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप करते हो तो आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे नंबर देके जाता है। तो उसी तरीके से आप इस तरह सुव्यवस्थित आप तरीके से करोगे और उनको आप कॉफ़ी अगर अच्छी दिखाई देती है, ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर देते हैं। अब चलते हैं कि जो इसका है क्रम संख्या, फिर उपकरण एवं सामग्री, फिर साइज लिखनी है, फिर मात्रा लिखनी है। तो सबसे पहले बात करूं मैं 3 फेज कॉन्टैक्टर, ठीक है। 3 फेज कॉन्टैक्टर होता है एक बॉक्स टाइप, छोटा बॉक्स टाइप होता है। तो उसकी रेटिंग क्या है, तो 3 फेज की बात कर रहा है तो 3 फेज के अंदर 415 वोल्ट आती है और नग कितना है, 1 नग, ठीक है। एक नग इसलिए लिखा जाता है कि ईच ट्रेनिंग जो होती है, ईच जो ट्रेनिंग होते हैं, मतलब जो भी ITI करता है कैंडिडेट, तो जिसमें जितने कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जितनी सीट उनकी होती है उस कैंडिडेट के अनुसार दिया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है पर कैंडिडेट के लिए 1 नग। तो एक कैंडिडेट के लिए 1 नग होता है कि वो एक कॉन्टैक्टर होना चाहिए और, ठीक है, एक कॉन्टैक्टर होना चाहिए। अब वो कितनी वोल्टेज का होना है, 3 फेज पे तो 415 वोल्टेज का हो जाएगा। अब बात करूं मैं सेकंड की, तो रिले, ठीक है, रिले क्या होनी चाहिए, ये क्या होती है, एक फेज पे कार्य करती है, ठीक है, एक फेज पे कार्य करती है, इसलिए इसको क्या करता है कि 230 वोल्ट और 1 नग होता है। तो 1 नग लगाने से हम क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्टर में 1 की जरूरत पड़ती है रिले की। तो रिले क्या होता है, जो ट्रिपिंग सर्किट होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरा, पुश बटन 2 होते हैं, एनो और एक होता है एनसी, ठीक है। एनो का मतलब होता है, एनो और एनसी, ठीक है। एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन
और इसका होता है नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, मतलब ऑन और ऑफ। ठीक है, क्लोज और ऑन मतलब सर्किट को ओपन करना और खोलना। एक जो पुश बटन होता है, ठीक है, एक जो पुश बटन होता है वो दोनों का कार्य करता है, एनओ और एनसी। अंदर से अगर अंदर से एनओ है तो बाहर से एनसी होगा, बाहर से एनसी है अंदर से एनसी है तो बाहर से एनओ होगा। दो तरीके से कार्य करता है पुश बटन। तो ये क्या है कि जो पुश बटन होते हैं वो एनओ और एनसी, मतलब एक प्लस एक, एक एक नग का मतलब क्या हुआ कि आप जो सर्किट को ऑन नहीं करोगे, ऑफ नहीं करोगे, तो ऑफ करने के लिए मतलब दो चाहिए, तो एनओ और एनसी एक एक चाहिए, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। इसके बाद चलते हैं चौथा जो हमारा इंडक्टर, नियोन लैंप एलईडी टाइप। जो एक नग की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि इंडक्टर होते हैं छोटे, ठीक है, जिसके अंदर नियोन लैंप आता है। अगर आपने देखा हो किसी पैनल के अंदर एक छोटा सा जो इस तरह थ्री फेज की बात करूं मैं तो आर वाई और बी, ये जो लाइन आ रही है इसी के अंदर तीनों इंडिकेटर लगे होते हैं। अब ये जो इंडिकेटर होते हैं इनके अंदर नियोन लैंप लगे होते हैं। ठीक है, कैसे लगे होते हैं? आर है तो मतलब ये लाल कलर का होगा, वाई है तो पीला होगा, और बी है तो ब्लू मतलब नीला होगा। तो आपको ये क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपको ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि लाल मतलब ये रेड कलर का वायर है, यहाँ ये पीला कलर का आ रहा है और ये नीला आ रहा है, तो मतलब आर वाई सप्लाई आ रही है, थ्री फेज मेन पावर जो है वो आ रही है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नियोन इंडिकेटर लगाते हैं। और इसी के अंदर एक नियोन लैंप होता है जो टेस्टर के अंदर होता है। यदि आपने टेस्टर देखा है तो टेस्टर के अंदर जो नियोन लैंप होता है छोटा, वो ही यही होता है। ठीक है, उनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो थ्री फेज के अनुसार संयोजित किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ 5 नंबर, पीवीसी कॉपर वायर। किसकी बात करूँ मैं? पीवीसी कॉपर वायर, 1.5 mm स्क्वायर आवश्यकता अनुसार। मतलब इस इतने बड़े सर्किट के अंदर आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कितना वायर आप यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार चीज़ लिखी जाती है। वो क्या होती है कि हमें जितनी ज़रूरत होती है उतनी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अनुसार कि आप 1.5 mm स्क्वायर का तार रखो। इसकी बात मैं बात करूँ, टेप है तो टेप भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती है, कितनी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ कपड़ा, तो कपड़े की आपको जरूरत पड़ती है कि कॉन्ट्रैक्टर साफ है, उसको साफ करने के लिए, धूल मिट्टी साफ करने के लिए, इस प्रकार वो ऐसी वस्तु होती है तो उनको क्या लिखा जाता है, आवश्यकता अनुसार। तो इसी प्रकार क्या है, पीवीसी कॉपर वायर 1.5 mm स्क्वायर का आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं मेन पावर सप्लाई, तो आर वाई बी जो है वो सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसकी क्या बात करें, थ्री फेज, तो थ्री फेज के लिए हमें किसकी चाहिए, आर वाई बी की। तो आर वाई बी की सप्लाई जो चाहिए वो मेन जो बॉक्स होता है, ठीक है, जो मेन बॉक्स होता है वहां से हमें जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी क्या है, आवश्यक उपकरण और सामग्री है। ठीक है, अब इसी के साथ इसके अंदर और लिख लो कि इसके अंदर क्या है कि ये तो थे हमारे मेन पॉइंट। अब मैं बात करूं कि कॉन्टैक्टर होता है तो उसको खोलना, कसना, बंद करना, तो ये जो होते हैं कि पेचकस। ठीक है, ये सब मतलब कॉमन चीज़ है, लगभग लगभग क्या है कि सभी के अंदर आती है। तो इस पेचकस क्या है, कॉमन होता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ 100 mm का। ठीक है, कितने का लिखूँ, 100 mm का एक नग। इसी के बाद मैं बात करूँ कि कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 150 mm का। और ये कितना हो गया, एक नग। ठीक है, ये कितना हो गया, एक नग हो गया। तो अब मैं बात करूं इसी के साथ कि आपको अगर पहले क्या करना है कि टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने से पहले आप सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग करके इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसके बाद मैं बात करूं कि जो 9 नंबर है, ठीक है, और ये जो मुख्य मुख्य है ये हमारे पॉइंट हो गए। अब चलते हैं हम कि जो सुरक्षा और सावधानी है, ठीक है, किसके अंदर, सुरक्षा सावधानी के अंदर चलते हैं। तो सुरक्षा सावधानी क्या रखनी चाहिए, हर एक प्रैक्टिकल की अलग अलग रखी जाती है। प्रैक्टिकल के अंदर जिस तरह का प्रैक्टिकल होता है उसी प्रकार से क्या होता है कि उसकी सावधानी रखी जाती है। तो सावधानी क्या है कि जैसे सभी कनेक्शन जो है पावर सप्लाई बंद करके करें। ठीक है,
पहले क्या है कि सप्लाई, चालू सप्लाई में आप इसको नहीं करना, ये 3 फेज है, तो 3 फेज कितना झटका देती है, 415 वोल्टेज का झटका देगी, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी वो आपको पता है, ठीक है। तो क्या है, सभी कनेक्शन सप्लाई बंद करके करने चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ कि जो रिले है, रिले की सेटिंग सही चुने। अगर रिले की सेटिंग खराब है तो वो क्या है कि काम नहीं करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसके बाद मैं बात करूँ कनेक्शन कसे व टाइट होने चाहिए। तो कनेक्शन अगर लूज रहेंगे तो प्रॉपरली इनको क्या मिला, करंट नहीं मिलेगा, और ये क्या है निकल जाएंगे तो काम भी नहीं करेंगे। तो ये है क्या है सुरक्षा और सावधानी। अब मैं बात करूं कि इसके बाद आपको क्या लिखना है, सर्किट डायग्राम। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सर्किट डायग्राम, और उसके बाद बनाना आपको सर्किट डायग्राम। अब देखो, आज आपको ये समझ में आएगा कि इससे पहले, सबसे पहले कि ये लिखाने के बाद सर आप सुरक्षा सावधानी क्यों लिखवाते हैं। तो सुरक्षा सावधानी इसलिए लिखवाया जाता है कि प्रैक्टिकल कैसा होता है ये डिपेंड करता है। तो आज जैसे 3 फेज का दिया हुआ है, तो 3 फेज में अगर आप डायरेक्टली सर्किट डायग्राम बना रहे हो पहले, और उसके बाद आप इसकी कार्यप्रणाली लिख रहे हो, उसके बाद सावधानी लिख रहे हो, तो सावधानी तो आप लास्ट में लिख रहे हो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना सावधानी, कि भाई आपकी सावधानी क्या है, इसकी इस सर्किट की सावधानी क्या रखी गई है। जब आपको सावधानी नहीं रखोगे और बिना सावधानी के आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है ना। तो इसी बात तरीके से हम चलते हैं कि जो सीक्वेंस वाइज होता है वो होता है सुरक्षा सावधानी। और सुरक्षा सावधानी जब स्टार्टिंग से, जब इलेक्ट्रिशियन चैप्टर स्टार्ट होते हैं उसी समय सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो सेफ्टी का ही होता है, सुरक्षा और सावधानी उसके अंदर बताई जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि जो सर्किट डायग्राम है, अब इस सर्किट डायग्राम की क्या है 3 फेज का है, और 3 फेज से हमने पहले क्या पढ़ लिया कि सावधानी आपको रखनी है, इंपॉर्टेंस सेफ्टी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये है R, Y और B, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर क्या है, ये सप्लाई यहाँ से 3 फेज आ रही है, फिर यहाँ क्या है कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या है ओवरलोड रिले, ठीक है, ये क्या है आपकी रिले है, ठीक है, ये आपकी रिले है। रिले के बाद क्या है, ये एन, इससे पहले क्या लगा हुआ है NC और NO लगा हुआ है, फिर यहाँ इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इंडिकेटर, कोष्टक में लिख देता हूँ नियोन लैंप, ठीक है, ये उपस्थिति दर्शाता है। और इधर भी R, Y और B है, ठीक है, ये क्या है R, Y, B है। तो यहाँ क्या है, इस रिले को यहाँ देखो, यहाँ जो रिले है इस NO, NC और NO को क्या करिए, यहाँ नॉर्मली क्लोज कर रही है, यहाँ नॉर्मली ओपन कर रही है, ठीक है। तो यह क्या करता है, इस रिले को ओपन और क्लोज रखेगा। इसके बाद यहाँ से देखो एक फेज दिया हुआ है, कोई सा भी एक फेज ले लो इंडिकेटर के लिए, इंडिकेटर का दूसरा फेज इधर लगा, तो ये इंडिकेटर क्या है 3 फेज के अनुसार मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसमें दोनों फेज चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ इंडिकेटर कर, मतलब ये जैसे ही ऑन होगा, ठीक है, तो ये सब इंडिकेटर बता देगा। इसके बाद हम बात करता हूँ मैं RYB। तो RY यहाँ से आए, यहाँ आने के बाद क्या है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ क्या है कि ये जैसे ही ऑन रखा जाता है, ठीक है, NO या NC, ठीक है, ये NO और NC रखा जाता है। थोड़ा सा मैं साइड में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्या है NO और NC, यहाँ भी नहीं सही दिखेगा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं NO और NC, ठीक है, ये इसके लिए है। तो ये NO और NC क्या है कि इसको क्या कि जैसे ही ऑन करते हैं, तो ऑन करते हैं तो आपका क्या है कि जो कॉन्टैक्टर होता है वो होल्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, होल्ड नहीं होता। होल्ड का मतलब समझ रहे हो, रुक जाता है, तो वो रुकता नहीं है। तो इसको होल्ड करने के लिए क्या है कि वो कॉन्टैक्टर को एक जगह रोकने के लिए इसको क्या प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, जो इस कॉन्टैक्टर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अगर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर से इसको आप जब तक बटन दबागे, मतलब ओपन क्लोज करोगे, ठीक है, नॉर्मली क्लोज और ओपन के अंदर ये होता है कि जब स्टार्ट को जो पुश बटन होता है उसको दबाते हैं तो वो क्या होता है, सर्किट को ऑन कर देता है। जैसे सर्किट को ऑन करता है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। अब ये जैसे कॉन्टैक्टर होते हैं, इस कॉन्टैक्टर को क्या करता है, जब तक आप पुश बटन दबा के रखोगे तब तक ये होल्ड रहेगा, और जैसे पुश बटन आप छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, होल्ड नहीं रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँ कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए लगाया जाता है कि आपको बार बार इस बटन को दबा के नहीं रखना पड़े। तो बटन को नहीं दबा के रखने के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस पुश बटन को हम दबाते हैं, तो पुश बटन को जैसे ही दबाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये क्या है कॉन्टैक्टर, तो ये जो कॉन्टैक्टर है इनको क्या कर लेता है, ये होल्ड कर देता है, और जैसे होल्ड करता है तो ये कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, चलती रहती है, इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली कंटिन्यूटी चलती रहती है।
अब मैं बात करूं कि इसी के नीचे जस्ट चलते हैं, जैसे ये वाला है तो ओवरलोड रिले होती है। ओवरलोड रिले जो होती है वो भी दो फेज के बीच में लगी होती है। ये क्या करती है कि जैसे ही आपका कोई भी लोड है जो ओवरलोड हो जाता है, तो उस ओवरलोड स्थिति के अंदर क्या होता है कि ये अपने आप को, इसको जो सर्किट है इसको क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है, और जो सर्किट होता है उसको क्या करती है, ये सेफ जोन में रख देती है, मतलब सुरक्षित रखती है। तो ये ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले के बाद क्या है, लोड, ठीक है। तो ये जो लोड होता है इसको क्या करती है, सेफ। अब यहाँ क्या है कि इसमें ये नहीं दिया कि आपको इससे क्या करना है कि मोटर चलानी है, कि लोड आपको संयोजित करना है, इतना कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर ये देता तो हम यहाँ क्या करते हैं, लोड जो मोटर जोड़ देते। तो आपको कौन सी मोटर, 3 फेज इंडक्शन, स्लिप रिंग, कोई सी भी जो भी आपको जोड़ने के लिए बोले तो वो यहाँ जोड़ देना। तो ये था आपका जो है सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, सर्किट डायग्राम। तो इस तरह आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, और इसी तरह आपको जोड़ना है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट होता है वो होता है कार्य प्रणाली, ठीक है, या कार्य प्रणाली न लिख के, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि। तो वो कार्यविधि आपके इस कार्यविधि यही लिखी जाती है कि जो आप जिस तरीके से प्रैक्टिकल करते हो, आपने सबसे पहले 3 फेज सप्लाई ली, उसके अंदर आपने NO/NC जो है जोड़े, और इसके बाद रिले जोड़ी, रिले से बाद हमने नियॉन कंडक्टर को जोड़ा, और इसके बाद हमने 3 फेज जो सप्लाई थी उसके अंदर कॉन्टैक्टर जोड़े। तो 2 फिर सप्लाई लेके इसको कॉन्टैक्टर जोड़ के हमें आउटपुट OLR जोड़ी, उसके बाद ये किस तरह काम करता है वो सब चीज़ें लिखनी होती है। तो ये इसी तरह आपको जब प्रैक्टिकल लिखा जाता है आपका सही तरीके से, तो इसमें क्या होते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं और तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है ये, ठीक है। ये नहीं करना कि किसी की एक ही लाइन में आपने इससे उद्देश्य लिख दिया, उसके बाद आवश्यक उपकरण लिखा है, तो इसके बाद लिखा क्या कि 3 फेज कॉन्टैक्ट 415, फिर इसी के आगे लिख दिया आपने रिले लिख दिया, उसी के आगे आपने पुश बटन लिख दिया। ऐसे लाइन नहीं लगाना है, आपको सीक्वेंस से चलना है। तो सीक्वेंस से चलने से आपको क्या है, अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इस अब देखो दोबारा एक बार देख ले हम कि क्या लिखा है। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, उसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री लिखनी है, इसके बाद आपको लिखना है सुरक्षा सावधानी लिखनी है, उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम, और उसके बाद आपको कार्यविधि लिखनी होती है। तो कार्यविधि अगर लिखवाया जाता है तो आपको लिखनी है, अन्यथा आपको कार्यविधि नहीं लिखनी। प्रैक्टिकल करके जो दिखाता है डायग्राम के द्वारा, प्रैक्टिकल जो करके दिखाया जाता है उसी को हम कार्यविधि कहते हैं, इसलिए कार्यविधि नहीं लिखनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2, और जो संभावित प्रैक्टिकल है आपके जो आने की चांस है, ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल आने की चांस है वही प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं। तो आप जरूर एग्जाम देने से पहले ये सब प्रैक्टिकल आप सेकेंड ईयर वाले जरूर देख के जाएं, और ओनली इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रिशियन के ही बारे में यहाँ बताया जाता है। तो तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख के जाएं, और यहीं पे YouTube की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ITI फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिशियन की एम्प्लॉयमेंट स्किल की जो प्लेलिस्ट बनी है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसकी प्लेलिस्ट बनी है, एक एक वीक करके वीडियो आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखें। और फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, और सेकेंड ईयर के लिए हाल फिलहाल अभी जो दिया जा रहा है प्रैक्टिकल, उसके बारे में बात करते हैं कि यही आपको तैयार करके जाना है, इसी तरह आपको करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी सभी दोस्तों की जो एग्ज़ाम है 21 तारीख को होने वाली जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल, उस तब तक इस वीडियो को दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेके। थैंक यू।